यस कमिंग। ईसीसी एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लास्ट रह गया था, यानी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो हम लोग तीन पार्ट्स देख रहे थे, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या इंटरफेशियल एंगल्स और प्रिमिटिव्स के बेस पे। तो सिंपल क्यूबिक एफसीसी एंड बीसीसी हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। लास्ट ये फोर्थ नंबर एज सेंटर के लिए देखना है, ठीक है। तो एज सेंटर में एटम्स आर एट all corners plus any two face centered, ठीक है। यानी एज सेंटर में एटम्स को कहाँ कहाँ पे रखा जाता है, तो ऑल कॉर्नर्स पे और एनी टू फेस सेंटर पे। यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस तरह का। ठीक है, तो हर एक कॉर्नर्स पे हो जाएंगे एटम्स। ठीक है, और किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर्ड पे होंगे। ठीक है, तो कोई भी दो अपोजिट फेस ले ले, सपोज कि एक ये ले रहा हूं तो एक ये लेना पड़ेगा। यस कम। तो अगर मैं एक फेस ये ले रहा हूं तो एक फेस ये लेना पड़ेगा, इधर वाला लेफ्ट वाला। क्या हुआ, क्या क्या आंसर? हाँ हाँ, उसी को वही बोला जाता है। हाँ लिख लो, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, एज सेंटर ने एंड सेंटर नहीं लिख लो। हाँ सही बात, एंड ही होगा, एंड सेंटर लिख लो, ठीक है। तो अब ये दो फेस सेंटर पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डायगोनल जहां पे कट करेगा, तो एक एटम यहां पे, और इसका जहां पे दोनों कट करेगा डायगोनल। यस कम। तो ये हो गया एंड सेंटर, एज सेंटर ने एंड सेंटर लिख लेना। हाँ, तो ये हो जाएगा। कोई भी दो अपोजिट ले सकते हो, अगर ये लेते हो तो ये बटम वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्रंट लेते हो तो एक बैक वाला लेना पड़ेगा।
तो ये हम लोग को सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़नी है। जो तीन हम लोग कल डिस्कस किए थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर यानी बीसीसी और एफसीसी, वही तीन पढ़ना, ठीक है। हो गया। तो ये कि यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, किसी भी यूनिट सेल में अगर टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, कैलकुलेट करनी है कि कितने होंगे, तो यहाँ से 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू नंबर ऑफ फेसेस, प्लस नंबर ऑफ फेजेज बाई 4, क्योंकि एक एज 4 यूनिट सेल में कॉमन होता है। जैसे एक एज को ले लो वो, ठीक है, तो एक इसके लिए कॉमन हो गया, एक इसके बगल में होगा, 2 हो गया यूनिट सेल, एक इधर होगा 3, और एक इसके बगल में होगा 4। तो एक एज कितने में कॉमन होगा? 4 यूनिट सेल में। तो इसीलिए यहाँ पे n नंबर ऑफ एजेज बाई 4, और बॉडी सेंटर यानी जो भी सॉलिड है उसका बॉडी सेंटर कितना, एक ही होगा, तो नंबर ऑफ बॉडीज अपन 1। तो ये फार्मूला लगा दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबके लिए हो जाएगा। जैसे हम लोग सिंपल क्यूबिक के लिए कैलकुलेट किए थे, कितना आएगा? 1 आएगा, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो उसमें यानी कि सिंपल क्यूबिक में एटम्स को कहाँ पे रखे जाते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पे, है ना। तो ये कॉर्नर्स वाले यानी क्या 1/8 इंटू 8, ये फेस सेंटर पे रखे जाते हैं? नहीं, वो तो 0 हो जाएगा, एज भी 0 और बॉडी सेंटर भी 0। टोटल कितना हो गया? 1, जो कि आया था, हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। उसी तरह से बीसीसी में क्या हो जाएगा? कॉर्नर्स पे रखे जाते हैं प्लस बॉडी सेंटर पे, तो कितना 1/8 इंटू 8 प्लस ये 0, ये भी 0 और बॉडी सेंटर, टोटल 2 एटम्स, ठीक है। यह है। इसी तरह से एफसीसी का भी,
1/8 इंटू 8 अब प्लस फेस पे रखे जाते हैं तो 1/2 इंटू 6 फेस है, ये 0 अब प्लस ये भी 0, तो टोटल कितना हो गया 4 एटम्स। तो यही 3 पार्ट हम लोग को पढ़ने हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसमें कितने एटॉमिक रेडियस होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यानी कि एटॉमिक रेडियस कितना होगा। सिंपल क्यूबिक में कहां कहां पे रखे जा रहे हैं एटम्स, सिर्फ कॉर्नर्स पे। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मैं कोई एक फेस उठा लिया। ठीक है, तो मैं अगर ये फेस उठा रहा हूं, कोई भी एक फेस ले लो, तो एक फेस अगर मैं ले लिया तो इस तरह से इसका स्क्वायर टाइप से दिखना चाहिए। ठीक है, अब चारों कॉर्नर पे मैं 4 एटम्स रखा इस तरह से। ये इसमें जो अरेंजमेंट होते हैं थोड़ा सा एक दूसरे को टच करके रखते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल तो नहीं हो रहा, ये तो एक्चुअल वो स्केल से होगा और ये कंपास से। देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा, अब ये एटम है तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, सबका सेम एटम है। तो यहाँ पे इस एटम का रेडियस आर, तो इसका भी आर होगा, सबका आर आर होगा। और इसमें हम लोग इच साइड लेंथ कितना ले रहे हैं, ए यूनिट ले रहे हैं ना। इच साइड लेंथ क्या है, ए यूनिट है, क्यूब है, तो इसका मीनिंग कि ये कितना होगा, ए के इक्वल होगा। और ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2r होगा। यानी साइड लेंथ कितना है, ए यूनिट, ये सारे साइड जो है ए यूनिट है, तो ए इक्वल्स टू 2r होगा। तो इसका मीनिंग कि r इक्वल्स टू कितना, a/2। यानी एटॉमिक रेडियस सिंपल क्यूबिक में कितना आ गया, साइड लेंथ अपॉन 2। चलो नोट करो।
second point, in FCC unit cell, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब इसी में मैं फेस सेंटर्ड के लिए दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट डायगोनल को मिलाते हैं, जहां पे कट करता हूं वहां पे ये एटम होता है। ये हो गया फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर के लिए जो फेस पे हम दिखाए हैं उसको मैं ले लिया यहाँ पे, एक फेस को ले लिया, और ये भी ए यूनिट लेंथ है, इच लेंथ सेम साइड का है, सेम लेंथ का है इच साइड, ठीक है। इस तरह से दिखा दो, ठीक है। अब इसमें बीच में यानी फेस सेंटर है तो सेंटर पे एक रखा गया है ना एटम, तो एक एटम यहाँ पे बीच में होता है, ये वाला, ठीक है। तो फेस सेंटर के लिए रेडियस मुझे यानी एफसीसी के लिए दिखाना है, तो इसके लिए मुझे डायगोनल खींचना होगा, ठीक है। अब ये यूनिट यानी इसको मैं कुछ नेम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो एक एटम तो पूरा है फेस पे, यहां पे दिख रहा है ना, तो ये इसका रेडियस जो है कितना हो जाएगा, ये वाले टोटल डायमीटर के इक्वल होगा, यानी रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, तो पूरे कितना हो जाएगा लेंथ। डायगोनल मुझे पता करनी है, ये पता करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2r, बीच वाले जो हैं ये 2r हो गए, और ये कितना r, और ये भी r, ठीक है। तो अब ये टोटल डायगोनल कितना हो गया 4r, यानी डायगोनल मुझे मिल गया, यानी BD की बात करें तो BD हो गया 4r, और अब BD मुझे पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। ये पता करने के लिए हाइपोटेनस पता करना है तो इन दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं, तो कितना आ जाएगा, नहीं 4r इक्वल्स टू कितना, हाँ, तो ए स्क्वायर, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे √2a लिख सकते हैं ना। तो r इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे, 4r इज इक्वल्स टू √2a, तो r इक्वल्स टू हो गया √2/4 इंटू a। अब इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1/2√2 इंटू a। तो एफसीसी में रेडियस आ गया 1/2√2 इंटू a। सिंपल क्यूबिक में कितना आ गया था, हाफ ऑफ द साइड लेंथ, यानी a/2। चलो नोट करो।
इसमें ये आपस में टच करे नहीं, उससे कोई नहीं है। हाँ, ये टच करता है, इसमें बीच में एक जो है एटम होता है और ये एक दूसरे को टच किए हुए रहता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एफसीसी वाले में, सॉरी, सिंपल क्यूबिक में ये एक दूसरे को टच करता है। एक्चुअल बनाओगे कंपास से तो आएगा। चलो, थर्ड बीसीसी के लिए इन बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी में रेडियस कितना होगा, एटॉमिक रेडियस? बीसीसी में एक बॉडी सेंटर पे होते हैं और जो है ये कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एक एटम तो बॉडी पे होगा, ठीक है, और थोड़ा और फिर ये इस तरह का ये होता है। इसमें भी साइड लेंथ सब इक्वल होता है, ठीक है। और चलो यहाँ देखो, ये बीच वाले फिर कितना हो गया, 2r, और ये r और ये भी r। तो ये बॉडी डायगोनल चाहिए। बीसीसी में एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए मुझे बॉडी डायगोनल की जरूरत पड़ेगी, यानी ये वाला। और ये निकालने के लिए यानी पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये 3D में है, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग तीनों, ठीक है। तो इसका बॉडी डायगोनल निकालने के लिए मुझे यानी r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका हम लोग कर लेंगे। तो यानी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए वेक्टर आई प्लस, सॉरी, वेक्टर आई प्लस बी वेक्टर जे प्लस सी वेक्टर के, ठीक है। यानी ये अगर हम लोग निकालते हैं, साइड लेंथ तो सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 3 इंटू ए। तो 4r इज इक्वल्स टू, ये भी आ गया रूट 3 ए, तो r इक्वल्स टू रूट 3 बाई 4 इंटू ए, ये आ जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ बीसीसी रूट 3 बाई 4 इंटू ए। तो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट आया। सिंपल क्यूबिक में a/2, एफसीसी में आ गया 1/2 रूट 2 ए, और ये बीसीसी में आया रूट 3 बाई 4 इंटू ए। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए पहले ये डिस्कस किया। हो गया।
पैकिंग फ्रैक्शन, चलो इसमें लिख, हो गया है? तो एक तरह से सॉलिड पार्ट के स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है कि जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, वॉइड स्पेस कम होगा, पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो यानी सॉलिड पार्ट ज़्यादा तो पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है, उस सॉलिड में, इसको डिफाइन करेगा। दैट इज, ये भी लिख सकते हैं, इफेक्टिव वर्जन्स ऑफ effectiveness of atom। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग पीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इन यूनिट सेल, अब ये दोनों में अलग अलग होगा, यानी अगर मैं ले लिया यहाँ पे 2D यूनिट सेल और 3D यूनिट सेल, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग डिफाइन कर लेने के लिए फर्स्ट हम ले रहे हैं 2D यूनिट सेल, क्योंकि 2D में हम लोग एरिया के टर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब 2D यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, लिख लेना, एरिया कवर्ड बाय एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये 2D के लिए यानी एरिया के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो भी यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स है। ठीक है, यानी टोटल एटम्स के द्वारा कितना एरिया कवर किया हुआ है, अब पूरे यूनिट सेल का एरिया कितना है, इसके रेशियो को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। सपोज कि ये यूनिट सेल है, ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि 100 फुटबॉल इसमें लाकर रख दिया गया, ठीक है, उसको एटम में मान लिया, तो 100 फुटबॉल कितने एरिया को कवर किया, पूरे को तो कवर नहीं कर पाएगा, कुछ उसमें वॉइड रह जाएगा स्पेस। ठीक है, तो इसलिए कितना एरिया वो फुटबॉल के द्वारा, टोटल फुटबॉल जो है कितना का एरिया कवर किया है और इस पूरे यूनिट सेल का एरिया कितना है, इसके रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा
उतनी ही सॉलिड पार्ट ज़्यादा होगी। एरिया कम कवर करेगा तो सॉलिड पार्ट कम होंगे, यानी एरिया ज़्यादा कवर करने से वॉइड स्पेस कम होगा, ठीक है। और जितना वॉइड स्पेस कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मोर पैकिंग फ्रैक्शन। तो 2D में हम लोग ये डिफाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक और इसमें अब लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं कि एक एटम तो होगा नहीं, इसका मीनिंग पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू एरिया कवर्ड बाय 1 एटम अपॉन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यानी कितने एटम्स है उस यूनिट सेल में, कितने एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू, क्योंकि एटम सेम है तो एक एटम का जो एरिया होगा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने एटम्स होंगे तो सबका पता चल जाएगा, अपॉन टोटल एरिया कवर्ड बाय यूनिट सेल, ठीक है। चलो लिख लो, नोट कर लो। क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स अभी मैं लिखा दूंगा, लिखो पहले। तो 2D के लिए ये हो जाएगा। अब n यहाँ पे क्या है, लिख लेना n, यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यहाँ पे ऐसे लिख लेना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स ऑक्युपाई कर रहा हूं, इफेक्टिव एटम्स। अब 2D का मैं फर्स्ट ले रहा हूं स्क्वायर यूनिट सेल। 2D में हम लोग देखे थे ना 5 टाइप्स का, ब्रेवियस लैटिस आया था, स्क्वायर, हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, रोम्बिक, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो उसमें मैं ले रहा हूं स्क्वायर यूनिट सेल 2D के लिए। और स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, सपोज कि इस तरह से, ठीक है। और एक लेयर में और इसके ऊपर बना दिया, ऐसे हम लोग अरेंजमेंट किए थे एटम्स का, ठीक है। तो अब इनमें क्या करो कि हर एक एटम के सेंटर को कनेक्ट कर दो, मिला दो, ये स्क्वायर यूनिट सेल बना, ठीक है। तो ये रेडियस कितना r, ये भी r, ये भी r और r, तो इसमें ये साइड लेंथ कितना इक्वल है ना, अब बताओ कितना होगा यहाँ पे टोटल, यानी ये साइड लेंथ ए इक्वल्स टू कितना हो गया 2r। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ, यानी ये पूरे एक यूनिट सेल हुआ ना, स्क्वायर यूनिट सेल, जिसमें ये पार्ट क्या है, वॉइड है ना, ये वाले जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट
ये वॉइड स्पेस हो गया, इसको वॉइड बोला जाता है, वो भी आगे आएगा टर्म। तो एरिया कितना कवर कर रहा है, ये वाले पार्ट, ये एरिया कवर किया हुआ है एटम के द्वारा, इसमें ये कवर किया हुआ है और यहाँ पे ये कवर किया हुआ है। तो सॉलिड पार्ट जो एरिया कवर किया वही है ना, बीच वाले तो वॉइड है, यानी ये यहाँ पे वॉइड स्पेस है, तो ये सॉलिड पार्ट है। तो ये एक स्क्वायर यूनिट सेल हुआ, तो इस यूनिट सेल का एरिया कितना हो गया, यानी स्क्वायर का जो एरिया होगा वही यूनिट सेल का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना, 2r स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या हो गया, 4r स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब इसमें इफेक्टिव एटम्स देखना है, जिस स्क्वायर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन स्क्वायर यूनिट सेल यानी यूनिट सेल। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे एक यूनिट सेल में, कितना, टोटल एटम्स कितने, 4, लेकिन 4 का चारों एटम्स 100% कंट्रीब्यूट किया है नहीं, कितना पार्ट किया है, 1/4 पार्ट, और टोटल है कितना 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 × 1/4, कितना, 1 एटम। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1। तो यहाँ n के जगह पे क्या रखोगे, 1, और एक एटम का लिख लो, पहले यहाँ पे नोट कर लो। हो गया सबका, तो एरिया ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 एटम πr², ठीक है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 आ गया है, तो यहाँ पे n के जगह पे 1 रखेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1 × एरिया ऑफ 1 एटम यानी कि πr² अपन टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया, 4r², ठीक है। तो कितना आ गया, π/4, यही आएगा ना। अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया, π/4 को 3.14/4 कितना आएगा, यानी 0.7 और कितना बच जाएगा, 28, यानी यहाँ पे 3 और ये 34, तो करीब यहीं आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.78, लेकिन पैकिंग इफिशियंसी अगर पूछे, पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में हम लोग बताते हैं, तो इफिशियंसी ये आ जाएगा 78%, और ये क्या होगा, सॉलिड पार्ट। इसका मीनिंग कि 22% क्या है, वॉइड स्पेस है।
ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में, सॉरी स्क्वायर यूनिट सेल में 78% सॉलिड पार्ट है, 22%। जो वॉइड बच रहा है इसका भी निकल गया, कितना है 22%। हेक्सागोनल यूनिट सेल, 2D का हेक्सागोनल, 2D का हेक्सागोनल में है। इसके लिए भी हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा सा छोटा। अब इसमें हेक्सागोनल बनाने के लिए क्या करना है, जहाँ पे ये बच रहा है इसका वाइड, इसके ऊपर एक एटम को अरेंज करना है। ठीक है, यानी इस तरह से इसको टच कराते हुए। इस तरह से इधर, ठीक है। और फिर एक और इसके ऊपर से ऐसे अरेंज करना है, यानी 3 लेयर यहाँ पे जमाना है। ठीक है, अब देखो हेक्सागोनल बनाने के लिए यहाँ पे 6 ये देखना पड़ेगा। इसका 2 सेंटर हम ले लिए, एक इसका सेंटर हम ले लिया, एक इसका सेंटर ले लिया, फिर इसका सेंटर ले लिया, फिर इसका सेंटर, यानी हर एक एटम के सेंटर को मैं क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल। तो कितने एटम कंट्रीब्यूट हो रहा है इसमें, देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है 6 है ना, या एक तो बीच में कंप्लीट है, ये साइड वाला कितना है 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सागोनल। ठीक है, और बीच वाला एक। तो अब देखो यहाँ पे इसका कुछ नेमिंग हम कर ले, ABCD कुछ भी। इसको मैं मान लिया कि A है, ये B C D E और F। ठीक है, तो पूरे यूनिट सेल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ABCDF होगा। अब बीच में एक कंप्लीट जो है एटम है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को भी हम कुछ नेमिंग कर लिए। सपोज मैं O मान लिया, इसको मैं O मान लिया और इसको मैं कनेक्ट कर दिया, यानी ये इसका एरिया अगर पता करना है तो इसका सॉलिड पार्ट जो होगा वहीं पैकिंग एफिशिएंसी बताएगा ना। तो सॉलिड पार्ट क्या है, ये वाला, ये एरिया है, इधर ये एरिया है, ठीक है। इसमें
ये एरिया है और ये इस तरह से सब में ये ही और ये और एक एटम बीच में कंप्लीट है जो ये दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें भी कुछ वॉइड रह रहा है। ये स्पेस क्या है, सब वॉइड स्पेस है ना। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालें हम लोग। इस पूरे यूनिट सेल का हेक्सागोनल का एरिया मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो एरिया पता करना पड़ेगा इस यूनिट सेल का। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें हम लोग, यहां देखो इस तरह से इसमें कितने ट्रायंगल बनेगा, 6 ट्रायंगल बनेगा ना। तो एक ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया पता हो जाए तो उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे का नहीं निकल जाएगा, आएगा। देखो तो एरिया ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मैं कुछ जैसे ओ नाम दिया हूं तो ODE या OED लिख सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ यानी 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, या ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ABCDEF ये लिख सकते हैं। और ये एरिया कितना होगा, तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या OED, इतना होगा। यानी एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे यूनिट सेल का आ जाएगा। तो अब एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, एक ट्रायंगल का एरिया क्या, अब देखो ये क्या है 2R, ये R और R कितना हो गया 2R। मैं इधर इसको बना रहा हूं सेपरेट करके। अभी जो मैं ट्रायंगल बनाया हूं यहां पे उसको सेपरेट बना रहा हूं। ये OE और D, तो ये लेंथ कितना है 2R, ठीक है। और ये भी क्या है 2R 2R है ना, ये 2R तो ये भी R और ये R 2R ये भी हुआ, तो ये लेंथ भी हो गया यानी कि 2R। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे ये परपेंडिकुलर में डाल दिया ये वाला, जो कि क्या हो गया H, यानी ये मैं यहां पे H काउंट कर लिया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा ना, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे H पता करना है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OED इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या, बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस यानी 2R इंटू कितना H, यही H मुझे पता कर लेना है। तो H कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो sin 60 लेकर भी कर सकते हैं। तो वहां से हम लोग दोनों लेकर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि H² प्लस ये R हो जाएगा ना, यानी ये पूरा 2R है तो R और R, तो ये कितना यानी H² प्लस R² इज इक्वल्स टू 4R²। तो कितना हो गया H² इज इक्वल्स टू 3R², तो H इक्वल्स टू कितना √3R हो जाएगा, ठीक है।
h इक्वल्स टू √3r। अब दूसरा हम लोग ये भी ले सकते हैं, देखो साइन 60, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, p/h। अब p कितना है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी ये भी पूरा अगर हम लोग देखें तो यही h मुझे निकालना है, तो h और /2r लिख सकते हैं ना। साइन 60 कितना, √3/2, तो h/2r, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, h इक्वल्स टू √3r। तो यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। तो अब यहां से h का मैग्नीट्यूड पुट कर लो, कितना 1/2 इंटू 2r इंटू h कितना आ गया, √3r। तो क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल, और एरिया आ गया कितना, √3r²। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एरिया जो है आ गया मुझे √3r²। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो पूरे यूनिट सेल का एरिया हो गया 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 6 √3r²। यहाँ पे लिख लो, तो 6 इंटू √3r², यही आया ना, ठीक है। तो 6 √3r², ये आ गया पूरे यूनिट सेल का एरिया। हो गया इधर, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया सब, इधर हो गया, नहीं हुआ तो लिखो, तो इधर मिटा दो ना, ये तो हो गया होगा। चलो, तो पूरे यूनिट सेल का हेक्सागोनल का मुझे एरिया मिल गया। अब इसमें जो जितने एटम्स, इफेक्टिव एटम्स कंटेन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एरिया पता करना है। कितने इफेक्टिव एटम्स है और एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 एटम कितना हो गया यहाँ पे, एरिया ऑफ 1 एटम πr²। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इस हेक्सागोनल में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितना, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बताना है। ऐसे देखो तो एक एटम कंप्लीट है सेंटर पे, ठीक है, और इधर कितने एटम, 6 एटम पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 6 का 6 कंप्लीट कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, एक एटम का कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, 1/3 कर रहा है ना, क्योंकि ये जो है पूरे सेंटर पे 360 का एंगल, और ये एंगल ये कितना है 120 का ना, ये एंगल जो है 120 हो रहा है। इसका मीनिंग कि 360/120, तो 1/3 पार्ट। तो इसलिए टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा यहाँ पे,
तो 1/3 इंटू, सॉरी टोटल कितना है 6 है, हाँ 6 इंटू 1/3 अब प्लस एक एटम कंप्लीट है, तो टोटल एटम कितना हो गया 3 एटम्स। ठीक है, आया समझ में? टोटल 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहा हूं और एक एटम का कितना पार्ट यहां पे कंट्रीब्यूट किया है 1/3 पार्ट, यानी 120 डिग्री एंगल का मीनिंग क्या है, टोटल सेंटर पे 360। ठीक है, तो 120 का एंगल बना रहा है ना, तो 360 पे 1 एटम है, तो 120 पे कितना एटम होगा 1/3 एटम, तो इसीलिए 1/3 टोटल एटम 6 पार्टिसिपेट किया, तो 6 इंटू 1/3 प्लस एक सेंटर पे कंप्लीट, तो टोटल हो गया यानी 2 एटम्स प्लस 1 एटम 3 एटम्स। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल कितना आ गया 3। तो अब यहां बताओ टोटल एरिया ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल कितना हो जाएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से लिख लो टोटल एरिया, या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे, इधर तो हो गया सबका ना, डायरेक्ट फार्मूला पे लिख ले, नंबर ऑफ एटम्स 3 आ गया, एक एटम का पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल का भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, फार्मूला पुट करो आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन हेक्सागोनल कितना आ जाएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपन कितना आया था 6√3 आर स्क्वायर, यही आया था ना टोटल। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये 3 2 जा 6 कितना आ गया पाई/2√3। चलो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 2√3 और ये 11 से कट जाएगा, तो 11/7 इंटू 1/73। चलो इसको डिवाइड करो कितना आ रहा है, कितना आएगा डिवाइड करने के बाद, तो 11 ये आ जाएगा 7 या 21 और 7 49 51 एक आ गया और 5 12 यहीं आ जाएगा ना 2 पॉइंट। तो 11 इसको 12 भी कर सकते हो अप्रॉक्स में, कितना आ जाएगा देखो तो 0.9 समथिंग जाएगा। ठीक है, तो 0.9 देखो तो कितना आ रहा 91। चलो ठीक है, तो इतना आ गया पैकिंग फ्रैक्शन, यानी इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी कितना आ गया पैकिंग इफिशियंसी यहाँ पे 91%। तो 91% सॉलिड, इसका मीनिंग कि 99% क्या हो गया वाइड स्पेस। अब बताओ इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेटर इफिशियंसी कौन दे रहा है हेक्सागोनल का। ठीक है, मोर पैकिंग इफिशियंसी आ रहा है इन हेक्सागोनल यूनिट सेल देन स्क्वायर यूनिट सेल।
पैकिंग फ्रैक्शन इन 3D यूनिट सेल। तो 3D यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन अगर मुझे तो यहां भी हम लोग क्या कर लेंगे, अब 3D में होगा तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल एटम्स, एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर दूसरा हम लोग ये भी, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ सिमिलर है सिर्फ, अब वॉल्यूम का टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे। फिर यहाँ भी क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ठीक है। ऐसे इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं बुक में जो है जेड से भी करता है, तो जेड हो या एन हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होगा। इसमें एक नोट पॉइंट में लिख लेना, हेक्सागोनल इज बेटर पैकिंग एफिशिएंसी देन स्क्वायर यूनिट सेल। चलो, तो इसमें हम लोग सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी में देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। हो गया, चलो आगे देखो। हेक्सागोनल इज बेटर पैकिंग इफिशिएंसी देन स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग सिंपल क्यूबिक का ले रहे हैं। इन सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव
सेल। अब बताओ, इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी इस फार्मूला का यूज करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन में। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए n इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 एटम अपन क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें कितने एटम्स होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 1। सिंपल क्यूबिक में कितना आया था, 1 आया था, सिर्फ कॉर्नर्स के थ्रू, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा। अब क्यूब है तो क्यूब का साइड लेंथ क्या इक्वल है, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यू। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यू। तो यहां पे पुट करो पैकिंग फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 1 इंटू 1 एटम है एन के जगह पे, और 4/3 पाई आर क्यू अपन ए क्यू, ठीक है। अब आर का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, आर कितना है इसमें, आर इक्वल्स टू a/2। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 4/3 पाई, और आर हो जाएगा कितना, यानी कि ए क्यू अपन 8 इंटू कितना हो जाएगा, ए क्यू, यही आएगा ना। तो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, ये 4 2 जा 8, ठीक है। कितना बच गया, π/6, ठीक है। अब π/6 कितना हो जाएगा, देखो तो, यानी 3, तो इसका मीनिंग की 0.52, ठीक है। तो ये आ गया 52 यानी 52% सॉलिड, तो 48% क्या रह गया, वॉइड। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 48% वॉइड है और 52% सॉलिड पार्ट है। सेकंड ले लो, इन एफसीसी या बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, इसमें कितने एटम्स आ रहा था, इफेक्टिव एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 2 एटम, ठीक है। रेडियस कितना आ गया था, एटॉमिक रेडियस कितना आया था, 4/√3 इंटू ए, यही आया था ना, 4/√3 इंटू ए यूनिट, ठीक है। तो यहां पे रख लो, इधर हो गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे यानी कि 2 एटम आ गया, ये 4/3 पाई आर क्यू अपन ए क्यू, ठीक है। अब आर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे रख लो, तो 8/2 इंटू 4/3 अब पाई, आर का मैग्नीट्यूड यानी आर क्यू करोगे तो
64 आ जाएगा और इंटू ए क्यू अपन नीचे कितना आ जाएगा 3√3 यही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा और नीचे फिर ए क्यू। आएगा ये ए क्यू ए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और ए 2 नंबर ऑफ एटम्स है बीसीसी में 4/3 एक एटम का वॉल्यूम हो गया, तो 4/3 इंटू पाई और आर यहाँ पे इतना हम लोग कैलकुलेट किए थे, कौन सा ये, अच्छा उल्टा है √3/4, हाँ अच्छा उधर √3 आया था √3 ये अब I4, हाँ ठीक है, ये तब उल्टा हो जाएगा वहाँ पे √3/4 इंटू ए, ये आ गया था, यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा ठीक है, तो ये आ जाएगा 3√3 इंटू ए क्यू अपन 64, ठीक है, और अपन ए क्यू भी आ जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, देखो तो ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 9 64, ठीक है, बच गया क्या, ये यानी बच गया π/3 इंटू 3√3 अब /8 यहीं बच गया। अब 3 से 3 भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो π√3/8 सिंपल 3/8, इसको सॉल्व कर लो कितना आ रहा है, हो गया, पाई यानी 3.14 इंटू 1.73 अपन 8 डिवाइड कर लो इसको मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 0.68 यानी 68% सॉलिड आ जाएगा, यानी 32%, हाँ ये आ जाएगा, यानी 68% सॉलिड पार्ट और 32% वायर्ड स्पेस आ जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक से इसमें क्या आया, ज़्यादा आया, आना भी चाहिए था, उसमें एक एटम था, इसमें कितने 2 एटम इफेक्टिव एटम्स थे, तो थोड़ा सा यानी बढ़ गया, तो 68% हो गया। अब नेक्स्ट है थर्ड एफसीसी,
यहाँ पे लिख रहा हूँ, एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने इफेक्टिव एटम्स 4 हैं, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। अब इसमें आर कितना आया था, 1/2√2 इंटू ए, ये आया था। तो आर का मैग्नीट्यूड रख लो, कितना आ रहा, ये पैकिंग एफिशिएंसी 4 एटम्स इंटू 4/3 और पाई आर का मैग्नीट्यूड में रख लिया 1/2√2, ठीक है, दी होल क्यू इंटू ए क्यू बाई ए क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर लोगे तो 8 दूनी 16 यानी 16√2 आ जाएगा, 1/16√2 आएगा, यानी ये 16/3 इंटू पाई, और ये कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो 1 बाई यानी इसका 8, तो 1/8 इंटू इसका क्यूब करोगे तो 2√2, यही आ जाएगा। कुछ कटने वाला है, क्या हुआ, हाँ 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 और ये कैंसिल, तो बच जाएगा पाई, यानी पाई बाई 3√2। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा 0.74, यानी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तो ये सॉलिड पार्ट आएगा, और वाइड स्पेस कितना आ जाएगा, 26% वाइड, ठीक है। तो देखो तो मोर इफिशियंसी किसका आया इन तीनों में, एफसीसी का। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों में डिसाइड करनी हो तो मोर स्टेबल सॉलिड कौन से होगा, एफसीसी, ठीक है, और लेस स्टेबल सिंपल क्यूबिक। तो यहां से एफसीसी ग्रेटर देन बीसीसी ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक, ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तो,
लिखो, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, ये कैपिटल ए है, ए एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल कॉर्नर्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, कोई मैं एटम ए मान लिया, ठीक है, ए एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल कॉर्नर्स, बी एटम्स आर एट ऑल फेसेस, यानी फेस सेंटर्ड, बी एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल faces, C atoms are B atoms are placed at all faces, C atoms are at all edges, C atoms are at all edges, and atoms D at body center, and atoms D at body center. Then calculate its molecular formula, ठीक है। चलो, यानी कोई यूनिट सेल है जिसमें 4 तरह के एटम्स रखे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कुछ कॉर्नर पे रखे जा रहे हैं, कुछ एटम्स बॉडी सेंटर पे रखे जा रहे हैं, कुछ एटम फेस पे रखे जा रहे हैं, कुछ एटम्स कहाँ पे रखे जा रहे हैं, एज पे रखे जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी फार्मूला क्या होगा उस सॉलिड सब्सटेंस का, वो बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होनी चाहिए इन सभी एटम्स के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे, अब यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहां ध्यान दो, ठीक है। तो ए एटम्स को कहां पे रखा जा रहा है, कॉर्नर्स पे, ठीक है। क्या हुआ, आंसर आ गया, बताओ कितना तुम, 8। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना एबीसी के फॉर्म में, तो कितना आया, एबीसीडी क्या आ रहा है, देखो यहां पे समझ लो, यहां पे ध्यान दो, एटम्स को कहां पे रखा जा रहा है, ये जितने भी कॉर्नर्स है इन सभी जगह एटम्स को रखा जा रहा है, AB3, चलो देख लो, मेरे को याद नहीं है बट देख लो यहां पे, तो ए एटम्स को सभी कॉर्नर्स पे रखा जा रहा है, तो इफेक्टिव एटम्स कितने आ जाएंगे कॉर्नर्स के थ्रू, एट कॉर्नर्स, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कॉर्नर्स, फेस, इधर एजेस और बॉडी सेंटर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स, यहां पे मैं नंबर ऑफ एटम्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, ठीक है।
देखो यहाँ पे फेस कितना होता है, ओ सॉरी, इसको थोड़ा साइड में लिखना पड़ेगा, कर्नर्स में मैं लिख दिया, इसको इधर लिख लेना, नंबर ऑफ एटम्स दिखेगा इधर, और इधर है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कर्नर्स पे टोटल कितने, 8 कर्नर्स होंगे, फेस कितना होंगे 6, एज 12 और बॉडी सेंटर 1। अब कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है 1/8, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/2, सॉरी 1/2, और ये 1/4, और ये 1 का 100% करता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, इधर देखिए, इफेक्टिव एटम्स कितना हो गया, तो 1/8 इंटू 8 यानी 1, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया, और ये हो गया 3, और ये हो गया 1, ठीक है। तो ए एटम्स कहां पे रखा जा रहा है कर्नर्स पे, बी एटम्स को कहां पे रखा जा रहा है फेस पे, और सी एटम्स को एज पे, और डी को कहां पे बॉडी सेंटर पे। तो देख लो कितना कितना आया, ए का एक ही एटम ना, बी का 3, और सी का 3, और डी का, यही हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसको 1 भी लिख सकते हो, A1 D1 यहां लिख सकते हो, लेकिन